Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel, stress strain curve for high strength steel, rolled steel, clauses on limit state design, and actions that is loads in IS 800-2007. The prerequisites for this course are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. For this lecture, I'll request you to keep your IS 800-2007 handy so that when we discuss the clauses, you're able to understand them correctly. So let's start. Load combinations. We'll be discussing clause 3.5. अब clause 3.5 जो है IS code 800-2007 का वो बोलता है कि load combinations for design purposes shall be those that produce maximum forces and effects and consequently maximum stresses and deformations. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि हमने उन लोड कॉम्बिनेशंस मतलब आप इस तरीके से लोड्स के को लगाएंगे, उनके कॉम्बिनेशन को लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने डेड लोड भी यूज करा है और लाइव लोड भी यूज करा है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पे इतना डेड लोड एक्ट करेगा और इतना लाइव लोड एक्ट करेगा। तो जब आप इन दोनों को साथ में लगाते हैं तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन। या इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जिन्हें हम अभी 1 मिनट में देखेंगे क्या है। तो लोड कॉम्बिनेशन करने का क्या मकसद है? लोड कॉम्बिनेशन करने का ये मकसद है कि जब आपने दो या तीन डिफरेंट टाइप के लोड्स को जब आपने कंबाइन करा और उनका रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करा, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो डिजाइन के लिए हम यूज करेंगे और वो क्या होनी चाहिए, जो मैक्सिमम फोर्सेस एंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे। तो आप एक ऐसी वैल्यू के लिए डिजाइन करेंगे जो वैल्यू क्या देगी, आपको मैक्सिमम फोर्स देगी, मैक्सिमम वैल्यू देगी फोर्स की। या फिर जो भी वो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी, जो भी फोर्स आपने लगाई है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं या जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, उनकी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। हम यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड पे इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो वर्स्ट पॉसिबल केस है, जो सबसे बुरा लोड कॉम्बिनेशन है, ये जो सबसे मैक्सिमम लोड आपके स्ट्रक्चर पे एक्ट कर सकती है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लोड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर में जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देता है, ताकि आप उस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ भी दे सके। अगर आपको पता है कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें 1000 न्यूटन का लोड लगना है, तो आप जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे वो 1000 न्यूटन से ज्यादा की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर 1000 न्यूटन का लोड लग भी जाए तो भी आपका स्ट्रक्चर कैसा रहे, सेफ रहे। तो यही मकसद है लोड कॉम्बिनेशंस का। सो जब भी हम डिजाइन करते हैं, हम डिजाइन करते हैं वर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, जो भी हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन अकर करने के चांसेस भी मैक्सिमम है, और अगर ये अकर करते हैं तो इसमें से सबसे बुरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। सबसे बुरा कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जो आपको मैक्सिमम लोड दे रहा है, वो होता है हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो हम उसके लिए अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो अगर आप पहले की कॉम्बिनेशन देखेंगे, पहला कॉम्बिनेशन है डेड लोड और इम्पोज लोड। इम्पोज लोड को हम सिंपली क्या बोलते हैं, लाइव लोड। सो डेड लोड और इम्पोज लोड का एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है डेड लोड, इम्पोज लोड। अगेन इम्पोज लोड क्या है हमारा, सिंपली लाइव लोड। और विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और वर्ड यूज किया गया है। या तो आप विंड लोड लेंगे या फिर आप अर्थक्वेक लोड लेंगे। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखूं यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, या फिर अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इसका क्या मकसद है वो हम यहाँ पे देखेंगे इस क्लॉज में। उसके बाद देखते हैं, आप या तो डेड लोड
प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड यूज कर रहे हैं, या फिर डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के, हमने इरेक्शन लोड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये डिफरेंट टाइप के लोड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे पास अकर कर रहे हैं। एक हो गया सिंपल डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया डेड लोड लाइव लोड विंड लोड का कॉम्बिनेशन, या फिर डेड लोड लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन। थर्ड हो गया हमारे पास डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन, या फिर डेड लोड और अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन। इनमें से कोई भी एक लोड हम ले लेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डेड लोड और इरेक्शन लोड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है और किसके चांसेस अकर करने के मैक्सिमम है। अगर हमें लगता है कि डेड लोड और लाइव लोड ही जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। और हमें लगता है ना ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें विंड स्पीड बहुत ज्यादा है, ना ही ये अर्थक्वेक प्रोन जोन में है, ठीक है। तो उस केस में हम इन दोनों लोड्स को इग्नोर कर सकते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, सिंपली डेड लोड और लाइव लोड का। अगर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में अर्थक्वेक और डेड लोड जो है वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा, लाइव लोड इतना अफेक्ट नहीं करेगा, तो आप उस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप की बिल्डिंग है, किस लोकेशन पे बिल्डिंग बन रही है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो 875 कोड हमें देखना, रेफर करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज के लिए। So अब बोल रहा है in the case of structures supporting cranes, imposed load shall include the crane effect as given in clause 3.5.4। अगर आप clause 3.5.4 देखेंगे तो वहां पे एक डिटेल्ड डिस्कशन कर रखी है कि जब आप क्रेन्स यूज करते हैं तो क्रेन्स की वजह से भी एक लोड आता है आपके स्ट्रक्चर पे, तो उस लोड के इफेक्ट को कैसे इंक्लूड करें। हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेन लोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट इफ यू वांट आप 3.5.4 क्लॉज को रेफर कर सकते हैं IS 800 2007 की। अब नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं 3.5.2। वो बोलता है विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड्स शैल नॉट बी assumed to act simultaneously। यहाँ पे हमने क्या बोला है, एक तो हम assumed वर्ड यूज कर रहे हैं। assumed क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे assumptions ले रहे हैं कि अच्छा ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो मतलब लाइव लोड भी लग सकता है, डेड लोड भी लगेगा ही, साथ में क्या पता कोई ऐसा पॉइंट हो या ऐसा टाइम हो जहां पे विंड लोड भी लग रहा है बहुत हाई वैल्यू का, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए, इसमें हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आ जाए, तो उस केस में कैसा लोडिंग एक्ट करेगा आपके स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस को, वर्स्ट कॉम्बिनेशन को हम अज्यूम करते हैं। तो वो कहता है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को हम साइमल्टेनियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये सारे लोड्स एक साथ एक्ट करने के चांसेस बहुत कम है। मतलब विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ एक्ट करने के चांसेस बहुत लो है, और अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे अज्यूम, तो उससे इकोनॉमी, जो आपका स्ट्रक्चर की इकोनॉमी है, वो क्या हो जाएगी, बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और दूसरा रीजन जो हम विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को एक साथ नहीं कंसिडर करते हैं, वो ये है कि विंड लोड से भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन इन these horizontal directions, और वैसे ही earthquake load से भी क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है horizontal direction में एंड also in the vertical direction। earthquake जो है वो हर डायरेक्शन में एक्ट करता है, बट जो मेनली हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे स्वे की वजह से जो आ रही है, वो कौन से डायरेक्शंस में आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का जो अर्थक्वेक का कॉम्बिनेशन है वो हम कुछ हद तक डेड लोड और लाइव लोड में फैक्टराइज करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका इफेक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आप एक चीज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, एक लोड को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो आपने ऑटोमेटिकली दूसरे को भी कंसिडरेशन में ले लिया है। सो ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है
जिस वजह से हम विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को एक साथ नहीं लेते हैं। मेन है कि हम अनइकोनॉमिकल नहीं चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर को होना, और दूसरा कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर देता है अगर इंडिविजुअली एक्ट करे। सो द इफेक्ट्स ऑफ ईच शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली। तो ये हो गया क्लॉज 3.5। अब आते हैं डिजाइन एक्शंस में। ये हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक्शंस क्या हुए? लोड्स। तो डिजाइन लोड जो हम लेते हैं, डिजाइन लोड इज सिंपली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है, इट इज डिफाइंड as the values that are not expected to be exceeded within the life of the structure with more than 5% probability। मतलब जब तक ये स्ट्रक्चर आप यूज में रखेंगे, जब तक ये स्ट्रक्चर के जितने टाइम के लिए आपने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जो इसकी डिजाइन लाइफ है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से लोड के बढ़ने के चांसेस, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर 100 है तो 100 से ज्यादा होने के चांसेस उसकी पूरी लाइफ में सिर्फ कितने हैं? 5%। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं। तो हमने डिजाइन लोड कैसे ऑब्टेन किया? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को कैरेक्टरिस्टिक लोड, क्योंकि यहाँ पे हम डिजाइन लोड ले रहे हैं तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी क्या ले रहे हैं? लोड ले रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक है कि हमने समझना है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एक फैक्टर है, एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। मान लीजिए 1 है, 1.5 है, 1.2 है, कुछ भी हो सकता है। तो वही वो बात कर रहा है कि ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये अलग होगा अलग टाइप के लोड के लिए। अगर आप लाइव लोड ले रहे हैं तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कुछ और होगी, डेड लोड ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अर्थक्वेक लोड ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो जिस टाइप का आप लोड ले रहे हैं इस लोड कॉम्बिनेशन में, उस टाइप का आपको उसका पर्टिकुलर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको यूज करना होगा। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगी। सो पहले देख लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं क्या। तो टेबल 4 ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो टेबल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट हम इन टेबल्स को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। सो टेबल 4 डील्स विद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये टेबल 4 किसके लिए है? सिर्फ लोड्स के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए फॉर लिमिट स्टेट्स। अब अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें देता है कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे डेड लोड है, लाइव लोड है, सीएल मींस क्रेन लोड। सीएल क्या है? क्रेन लोड, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। सो दो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड, प्लस या तो आप विंड लोड लें या फिर आप अर्थक्वेक लोड लें। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज डेड लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। Dead load plus ER. ER stands for erection load. Next is dead load plus live load plus AL. AL stands for accidental load. तो इन सब टाइप के लोड कॉम्बिनेशंस को आपको यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ब्रीफली मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो अगर आपको याद हो तो हमने दो टाइप की लिमिट स्टेट्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरी पढ़ी थी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो ये जो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का टेबल है, ये दोनों टाइप की लिमिट स्टेट्स के लिए हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स बता रहा है। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर लिमिट स्टेट हम जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, अगर स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिफरेंट होंगे, अगर सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन करें तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पहले आपको डेड लोड दे रखा है, फिर आपको लाइव लोड दे रखा है, फिर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड दिया है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड को लेने का इसीलिए यहाँ पे और का साइन यूज किया है क्योंकि इनका इफेक्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सेम रहेगा और आप वन एट अ टाइम यूज करेंगे। या तो आप विंड लोड यूज करेंगे या तो आप अर्थक्वेक लोड यूज करेंगे। एंड AL स्टैंड्स फॉर एक्सीडेंटल लोड। अब यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो डेड लोड 1.5
डेड लोड के लिए जो आपको इस कॉम्बिनेशन के डेड लोड, लाइव लोड और क्रेन लोड, ये अलग कॉम्बिनेशन है। इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड कितना है? 1.5। वैसे ही लाइव लोड के लिए अगर आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखें तो 1.5। विंड लोड इस केस में क्योंकि हमने इस कॉम्बिनेशन में यूज ही नहीं किया है तो आप इसे नहीं देखेंगे। और क्रेन लोड के लिए आप फिर सिंपली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्योंकि यहाँ नहीं दिया है तो आप 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड और विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्योंकि मैंने विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को ऐड कर दिया है अपने कॉम्बिनेशन में तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मेरा रिड्यूस हो गया है। डेड लोड के लिए कितना हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? 1.2। लाइव लोड के लिए कितना हो गया है? अगेन 1.2। और अर्थक्वेक लोड या विंड लोड के लिए कितना है? 0.6। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। Design load is equal to summation of partial safety factor into characteristic load. So design load को हम कैसे लिख सकते हैं? Design load will be a combination of, कोई भी हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं डेड लोड, सेकंड उसमें वैल्यू थी लाइव लोड प्लस क्रेन लोड। तो अगर हम टेबल को वापस जाएं तो टेबल में फर्स्ट जो डेड लोड है उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है? 1.5। वैसे ही लाइव लोड के लिए कितना दिया है? 1.5। सो आई कैन सिंपली राइट 1.5 टाइम्स डेड लोड, वैसे ही 1.5 टाइम्स लाइव लोड, क्योंकि दोनों का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है? 1.5। और इसका जो जो भी सम आएगा, क्योंकि क्रेन लोड का हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है तो उसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना मान लेंगे? 1। सो सिंपली मेरा डिजाइन लोड कितना हो गया? 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड। तो ये समेशन का साइन जो था इसकी वजह से हमने ये सारे लोड्स ऐड कर दिए और ये जो अंदर प्रोडक्ट था वो हमने कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इनटू जो भी आप लोड ले रहे हैं, डेड लोड ले रहे हैं तो डेड लोड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इनटू लाइव लोड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इनटू क्रेन लोड। क्योंकि मोस्टली हम क्रेन लोड को नहीं कंसिडर करते हैं तो आपका जो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन रहता है न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली वो ये रहेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। और क्योंकि इनका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सेम है दोनों केसेस में 1.5 है, इसलिए मैंने कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से। सो दिस इज माय डिजाइन लोड। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं क्रेन लोड को एक्सक्लूड करके, सो आई कैन राइट डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड, जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं विंड लोड। अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं 1.2 डेड लोड के लिए, 1.2 लाइव लोड के लिए और 0.6 अर्थक्वेक लोड के लिए या विंड लोड के लिए। सो आई कैन राइट 1.2 डेड लोड के लिए, अगेन 1.2 लाइव लोड के लिए एंड 0.6 विंड लोड के लिए। इनका जो सम है वो क्या बनेगा? मेरा डिजाइन लोड। सो ये डिजाइन लोड इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा? 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.2 टाइम्स लाइव लोड प्लस 0.6 टाइम्स विंड लोड। सिमिलरली आप बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। बट जब मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करती हूँ तो हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन तो अभी भी वही है, डेड लोड, लाइव लोड और क्रेन लोड का। यहाँ पे अब वैल्यू कम हो गई है। सर्विसिबिलिटी के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डेड लोड के लिए भी 1 है, लाइव लोड के लिए भी 1 है। अगर मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को मूव करती हूँ तो डेड लोड के लिए सर्विसिबिलिटी में फैक्टर है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1 है, लाइव लोड के लिए 0.8 हो गया है और अर्थक्वेक या विंड लोड के लिए भी क्या हो गया है? 0.8 हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि सर्विसिबिलिटी के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। अगर सर्विसिबिलिटी ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो सारे फैक्टर्स जो थे एक्सेप्ट दिस वन मोस्टली क्या है? अबव 1 है, यूनिटी से ज्यादा है। तो मतलब हम उनकी वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास डेड लोड की वैल्यू 100 है तो 100 और लाइव लोड की वैल्यू भी 100 है
तो मैं क्या कर रही हूँ 1.5 इंटू 100 प्लस 1.5 इंटू 100 मतलब जो वैल्यू 200 होनी चाहिए थी सिंपली उसको मैंने फैक्टराइज करके कितना बना दिया 300 150 प्लस 150 तो मैंने डेड लोड की वैल्यू भी इंक्रीज कर दी और मैंने लाइव लोड की वैल्यू भी इंक्रीज कर दी कितने से 1.5 के फैक्टर से मतलब 1.5 गुना कर दी। बट जब मैं सर्विसिबिलिटी की बात करती हूँ तो सर्विसिबिलिटी में मेरा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है 1 तो मेरा लोड कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है डेड लोड प्लस लाइव लोड और वैल्यू कितनी रही सिंपली 200। तो ये बात हमें नोटिस करनी है कि सर्विसिबिलिटी के केस में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को इक्वल टू 1 ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं हम ज्यादा नहीं ले रहे। क्यों ले रहे हैं ये क्योंकि जब आप सर्विसिबिलिटी के लिए चेक लगाते हैं तो आप लोड भी कौन सा लेंगे वो लोड लेंगे जो एट सर्विस जब सर्विस में है आपका स्ट्रक्चर तब जो लोड उस पर एक्ट कर रहा है तो सर्विस लोड्स पे हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को चेक करते हैं। इसलिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो किसके इक्वल होता है इक्वल टू यूनिटी होता है। बट बाकी केसेस में डिजाइन के केसेस में हम सब जगह पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को कितना दे रहे हैं मोस्टली ग्रेटर दैन यूनिटी क्योंकि यहाँ पे डिजाइन के केस में हम चाहते हैं कि लोड क्या रहे ज्यादा रहे क्योंकि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ से हमें क्या क्या एसोसिएट कर रहे हैं हम फेलियर को एसोसिएट कर रहे हैं और सर्विसिबिलिटी से हम क्या एसोसिएट कर रहे हैं सिर्फ कंफर्ट। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से फेलियर हो कोलैप्स हो बट कंफर्ट में अगर कोई ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग तो आपकी लाइफ को रिस्क नहीं होगा बट लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में अगर आपने फैक्टर कम कर दिया तो आपकी लाइफ को रिस्क है। तो इसलिए यहाँ पे हमने फैक्टर ज्यादा लिया और यहाँ पे हमने सिंपल सर्विस लोड्स लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट आता है डिजाइन स्ट्रेंथ। अभी तक हमने बात करी थी लोड्स की अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो अगर आप लोड की बात करें या अगर हम लोड पे ध्यान दें तो लोड हमने क्या किया है इंक्रीज करा है। अगर आपके स्ट्रक्चर पे 10 न्यूटन का या 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया है हमने उसको 15 किलो न्यूटन ले लिया है उसको फैक्टराइज कर दिया है बढ़ा दिया है ताकि हम ध्यान रखें कि लोड जो खतरा है वो खतरे को हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लोड से हमें खतरा है उसी से फेलियर होना है तो खतरे को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ताकि हम स्ट्रेंथ भी क्या डिजाइन कर सके उसके हिसाब से डिजाइन कर सके। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 10 किलो न्यूटन के हिसाब से मुझे डिजाइन करना है तो मैं स्ट्रक्चर को अपना थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग भी बना सकती हूँ पर क्योंकि मैंने लोड को बढ़ा चढ़ा के बताया तो इसलिए मैं स्ट्रेंथ भी क्या लगाऊंगी बढ़ा चढ़ा के लगाऊंगी ज्यादा लगाऊंगी। इसलिए हम लोड को इंक्रीज करते हैं। दूसरा जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ के केस में हम मानते हैं कि अगर मेरा स्ट्रक्चर या मेरा कोई मटेरियल 50 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है तो मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं हम 50 किलो न्यूटन का लोड के लिए नहीं इसको डिजाइन करेंगे हम इसको कितने के लिए डिजाइन करेंगे सिर्फ 25 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे। मतलब हम मानेंगे कि ये जो मटेरियल है ये कितनी स्ट्रेंथ देता है 25 की ही स्ट्रेंथ देता है 50 की नहीं देता जबकि हमें पता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 50 की है। ये क्यों है ये हम एक और तरीके से अपने आप को सेफ रख रहे हैं। अगर लोड को हमने बढ़ा दिया है बढ़ा के कितना किया है 15 किलो न्यूटन किया है और हम क्या बोल रहे हैं स्ट्रेंथ तो हमारे मटेरियल की 50 है पर हम कितनी मानेंगे 25 ही मानेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ताकि हम सेफर साइड पे रहें किसी भी केस में लोड के केस में भी सेफर साइड पे रहें और स्ट्रेंथ के केस में भी सेफर साइड पे रहें। So the design strength SD is obtained as given below from ultimate strength SU and partial safety factors for materials gamma M given in table 5। तो टेबल 5 में हमें वो क्या कर रहा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दे रहा है किसके लिए फॉर मटेरियल्स। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डिजाइन स्ट्रेंथ मैंने ली है उसको मैं उसको मैं ऑब्टेन कैसे कर रही हूँ जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। सो डिजाइन स्ट्रेंथ जो आ रही है मेरे पास वो
अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय गामा एम आ रही है। सो मान लेते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी थी मेरे पास 50, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ 50 थी और मैंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना ले लिया फॉर मटेरियल 2, तो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होगी 25। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया है, मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कम है जितनी उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उससे। सो ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं, हम डिविजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज होगी अनफेवरेबल पॉसिबिलिटीज, जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डिविएशन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ। कई बार क्या होता है कि आपका कोई मटेरियल जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वीक होता है, बाकी सब जगह स्ट्रॉन्ग है पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से वीक हो गया, तो वो अनफेवरेबल डिविएशन है। होना तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी चाहिए थी 50 थी, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ 50 ना होके क्या है कम है, 50 से कुछ कम वैल्यू है। तो इसलिए हमने क्या माना है, हमने डिजाइन में ली कितना है 25 ही लिया है, तो 50 से कम भी है तो भी हम क्या रहेंगे सेफ रहेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ मेंबर साइजेस, आपने मेंबर साइज 300 बाय 300 का प्रोवाइड किया, बट आपने जब न्यूमेरिकली सॉल्व किया तो 300 बाय 300 का दिया था, पर जब आपने फिजिकली उसको जब लेबर ने उसको इंस्टॉल किया या लगाया या कंस्ट्रक्ट किया तो 300 बाय 290 का हो गया या 300 बाय 280 का हो गया, तो उस केस में भी आपको जो वेरिएशन है वो यहाँ पे कवर हो जा रही है। Possibility of unfavorable reduction in member strength due to fabrication and tolerances, मतलब जब आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया तो आपने उसको इतनी परफेक्टली कंस्ट्रक्ट नहीं किया, या जो लेबर थी उसने इतनी एक्यूरेटली काम नहीं किया जितना डिजायर्ड था, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो गई रिड्यूस हो गई, तो उस केस में भी हमें ध्यान देना होगा। अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स, हम कोई कैलकुलेशन एरर भी कर सकते हैं, या जब हमने कोई टेस्टिंग करी तो टेस्टिंग में कोई वेरिएशन आ सकता है, तो ये सारी अनसर्टनिटीज को ध्यान में रखते हुए, ये सारे डाउट्स जो हमारे मन में आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दिया है ताकि मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए। पर फिर भी मैं क्या करूंगी, जो मेरी स्ट्रेंथ है चाहे मैंने उसको रिड्यूस भी करा है और लोड को चाहे मैंने बढ़ा भी दिया है, तो भी मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, माई स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर देन द डिजाइन लोड, मेरी स्ट्रेंथ हमेशा डिजाइन लोड से क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने स्ट्रेंथ कितनी ले ली, डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी ले ली 25 किलो न्यूटन, पर मेरा डिजाइन लोड कितना है 15 किलो न्यूटन, सो 25 इज ग्रेटर देन 15, तो यही मेरा केस रहेगा जब भी मैं कोई भी डिजाइन करूंगी उसके लिए। सो अब हम ये टेबल को रेफर करते हैं, जो टेबल 5 यहाँ पे इन्होंने बोला था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दें कि गामा एफ मींस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, एफ फॉर फोर्स, इससे याद रखिए, और गामा एम मींस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, एम फॉर मटेरियल। अब ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको रिपीटेडली यूज करेंगे जब हम अपने कनेक्शंस पे आते हैं, चाहे बोल्टेड कनेक्शंस पे आए, चाहे वेल्डेड कनेक्शंस पे आए, चाहे रिवेट्स पे आए। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, अब यहाँ पे 3 टाइप के वो फेलियर्स बता रहा है, या तो आपका जो मटेरियल है वो यील्ड करता है या बकल करता है या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो यील्डिंग मतलब जो हमने पढ़ा था कर्व में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो यहाँ पे मटेरियल क्या कर रहा है यील्ड कर रहा है। आपने सपोज यहाँ पे बोल्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ये मटेरियल क्या करेगा, ये और टेंशन टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है, मान लेते हैं दोनों साइड से टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या होगी यील्डिंग होगी, ये मटेरियल लेंथन इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, थिनिंग होगी मटेरियल की और फिर फेलियर होगा। तो उस केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप कितना लेंगे 1.1। बकलिंग कब होती है, जब स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा होती है। स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा होने का एक ब्रीफ मतलब है कि जो लेंथ है स्ट्रक्चर की और जो उसकी विड्थ है वो रेशियो खराब है, खराब इन द सेंस कि ये क्या कर जाएगा बकल कर जाएगा।
जब आप इस पे कोई लोड लगाएंगे, चाहे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, बकल कर रहा है। तो इस केस में सॉरी, पार्डन मी फॉर द फिगर, वो डिफ्लेक्शन का कर्व बन गया था, यहाँ पे बकल कर रहा है, तो ये इस टाइप की बेंडिंग हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं बकलिंग। उस केस में भी आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या रहेगा, 1.1। और अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में अगर आपका जो मटेरियल है वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक रीच कर जाता है, तो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.25। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये गामा एम नॉट है यील्डिंग के केस में भी, बकलिंग के केस में भी हम किससे डिनोट करते हैं, गामा एम नॉट से करते हैं, और अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में हम गामा एम 1 से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज गामा एम 1 और ये दोनों क्या है, गामा एम नॉट। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि आगे जो भी आप कोड में रेफर देखेंगे तो गामा एम नॉट और गामा एम 1 लिखा होगा। नेक्स्ट आता है बोल्ट्स फ्रिक्शन टाइप। अब ये हम बोल्टिंग में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स क्या होते हैं, बेरिंग टाइप बोल्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन टाइप बोल्ट्स है गामा एम एफ, तो किस टाइप की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशन क्या है। जब आप शॉप में फैब्रिकेट करते हैं तो आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं, चाहे आप बोल्टिंग कर रहे हैं चाहे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जो सेफ्टी यूज करने की, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करने की जरूरत है वो कम होती है। पर जब आप फील्ड में उसको फैब्रिकेट करते हैं, फील्ड में डायरेक्टली आप बोल्टिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, इसलिए वैल्यू भी क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। यहाँ पे जो आप सेफ्टी के लिए जो आप रिडक्शन लेंगे उसकी स्ट्रेंथ में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। सो ये देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि शॉप फैब्रिकेशन दिया है कि फील्ड फैब्रिकेशन दिया है, और ये फर्क पड़ता है वेल्ड के केस में, क्योंकि वहीं पे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, बाकी 3 केसेस में वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन टाइप बोल्ट है या बेरिंग टाइप बोल्ट है तो वैल्यू कितनी रहती है, शॉप और फील्ड फैब्रिकेशन के लिए 1.25। सिमिलरली रिवेट्स के लिए भी वैल्यू क्या रहती है, 1.25। वेल्ड के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल्ड के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको देखना पड़ेगा, अगर शॉप फैब्रिकेशन है तो 1.25 आएगा, और अगर फील्ड फैब्रिकेशन है तो 1.5 आएगा। सो आई होप आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स समझ आए होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट lecture for solving numericals in future. So thank you and stay tuned.